ये कब की बात है और क्या था पहला रिएक्शन जब पता चला और कैसे पता चला? मैंने एक रखा ही था रूटीन चेकअप का, तो उसमें मुझे कहीं नोड्यूल समझ में आया। तो वो गांठ जो मुझे पता चली, तो मैंने स्क्रीनिंग करवाई जाके। स्क्रीनिंग में डॉक्टर को कुछ लगा के सीरियस है, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला विदाउट वेस्टिंग आज का दिन भी आप जाओ, सर्टन टेस्ट है वो करवा के लो। ठीक है, करवाया। देन बायोप्सी के लिए वो भेजा गया, तो बायोप्सी हुई। तो बायोप्सी की रिपोर्ट वीकेंड था करके 2 दिन बाद मिलनी थी, ऐसा था। बट समहाउ कुछ तो भी रिपोर्ट ऐसी थी कि उन्होंने जल्दी मेल कर दिया था, और वो मेल मेरे हस्बैंड के पास भेजा गया। एंड डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली थी ऑन कॉल, तो डॉक्टर ने उनको भी बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो शी इज़ नॉट हैविंग दैट मच टाइम इन हैंड। तो अब वो घबरा गए कि मैं इसको बोलूँ कैसे कि तू मरने वाली है। तो एक जो डॉक्टर के पास पहले मैं ट्यूमर से रिलेटेड गई थी, तो उनको भी बोला सर रिपोर्ट्स आ गई हैं आपके पास। एक जस्ट बोलते हैं रैंडमली बीच से पूछना कि आया है, मैं क्वेश्चन नहीं, आ गई। तो ये सर हाँ आ गए, आपके हस्बैंड आने वाले थे डिस्कस करने के लिए। मैं वाह, किस चीज़ का डिस्कशन? तो बोले आपको ब्रेस्ट कैंसर है ना मैडम? बोला अच्छा। तो बोला फिर? तो बोले वही डिस्कस करना था, आपकी सर्जरी करनी है एंड उसके बाद का आपका ब्रेस्ट रिमूव करेंगे एंड ऑल ये सब। बोला वाह, सर्जरी मेरी, डिस्कशन कोई और करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर सुरेश अडवाणी अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उनको देख के हम बाकी सब भूल जाएंगे कि कुछ नहीं है। जब ये सब कर सकते हैं तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। तो उनसे मिलना हुआ, एंड बीइंग एन सिंधी, ही इज़ ऑल्सो सिंधी, आई एम सिंधी। तो मैंने तो जाके शुरुआत ही ऐसे कर दी, एकदम धड़ाम धुड़ुम नहीं। बोलते हैं और कैसे क्या करके, बोलते हैं हाँ मस्त मस्त, बट क्या हुआ? बोला बस आपका दोस्त मेरे पास आया, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला, बोले फिक्र नहीं कर, ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा रिलैक्सिंग मोमेंट था मेरे लिए वो। उन्होंने बोला फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगी। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उसमें एक बच्ची है जो 11 साल से कैंसर से फाइट कर रही है। लंग कैंसर है उसको, 4th स्टेज का, और 4th रिलैप है, जिसमें उसके फादर ने उसको छोड़ दिया है। जब डिटेक्ट हुआ था, वो अब खुद अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे से बैटल फाइट कर रही है। उसने इनफैक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सो वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं लोग जो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और कर रहे हैं। दो आज उसको पता है कि उसके टाइम कितना है क्या नहीं, बट शी इज़ हैप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी ओपन टॉक। मैं हूं खुशबू सिंह। एज यूजुअल आज फिर से मैं एक ऐसे मेहमान को लेकर आई हूं जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करेगी, न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी, बल्कि आप उनकी जीवन के किस्सों से, किस्सों नहीं कहेंगे, रियल स्टोरी से खुद को इंस्पायर तो करेंगे ही, बल्कि आप ये सीखेंगे कि हर सिचुएशन में खुद को खुश कैसे रखना है और दूसरों को भी खुश कैसे रखना है। आप सोचेंगे सुख और दुख दोनों में कैसे, तो वो जब आप नैना कनन की बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो एक कैंसर वॉरियर हैं जिन्हें डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 15 दिन का वक्त है, लेकिन ये कई सालों पहले की बात है। आज उन्होंने न सिर्फ कैंसर को मात दिया, बल्कि दूसरों के जीवन की रक्षा करने की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने पीएमके फाउंडेशन स्टार्ट किया, पहले मेरा कर्तव्य, जिसके तहत वो कैंसर वॉरियर्स, कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज करवाती हैं। न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उन्हें, इमोशनली कैसे उन्हें सपोर्ट करना है। न सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करके उनका ट्रीटमेंट करवाती हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो उन्हें अपने करियर को बनाने में भी
पूरा वक्त देती हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर कैसे करना है वो भी देखती हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं सीधा आपको मिलवाती हूँ मैम नैना कनन जी से। कैसी हैं मैम आप? थैंक यू सो मच, मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म लाया लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। खुशबू जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैम सबसे पहले तो जैसा कि इनको पता चल ही गया है, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, कि आप पीएमके फाउंडेशन चलाती हैं, कैंसर वॉरियर रही हैं। अभी लेटेस्ट कोई पेशेंट ऐसा है जिनकी आप हेल्प कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, उनके बारे में बताइए। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उसमें एक बच्ची है जो 11 साल से कैंसर से फाइट कर रही है। लंग कैंसर है उसको, 4th स्टेज का, और 4th रिलैप है, जिसमें उसके फादर ने उसको छोड़ दिया है। जब डिटेक्ट हुआ था, वो अब खुद अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे से बैटल फाइट कर रही है। उसने इनफैक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सो वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं लोग जो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और कर रहे हैं। दो आज उसको पता है कि उसके टाइम कितना है क्या नहीं, बट शी इज़ हैप्पी कि मैं खुश हूँ, जितना भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैम आपने कहा कि 11 साल की बच्ची 11 साल से 11 साल से वो कैंसर और से आज पीड़ित वो है। 22 साल की है। 10 साल से उसको कैंसर, 10 साल से वो कैंसर से लड़ रही है और उसके पापा ने इसको छोड़ दिया, ऐसे क्यों? जिस वक्त उसको डिटेक्ट हुआ था उसके कुछ ही टाइम में उसके पापा ने उसको छोड़ दिया था। कैंसर की वजह से? हाँ, कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता तुम्हारी ट्रीटमेंट कराना। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है कि गूज बम्स आ जाए कि कोई माँ बाप ऐसा उसकी कैसे। माँ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। एंड आई हेड्स ऑफ, मैं सैल्यूट करती हूँ वो माँ को, जिस कदर वो उसको बच्ची को ले ले के दौड़ती है। मतलब क्या नहीं किया है उस औरत ने उस बच्ची के लिए। शी इज़ डूइंग टू गुड। और इनफैक्ट अब 4 साल से वो पीएमके फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उसको जो कीमोथेरेपी लगती है उसके मेडिसिन की कॉस्ट ही सिर्फ 1 लाख रुपया है। उसके अलावा डे केयर वगैरह रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको डे केयर हम फ्री करवा देते हैं, मेडिसिन स्पॉन्सर करवा देते हैं। तो उस तरह से उसके डे इन डे आउट के लिए भी उसको ज़रूरत पड़ती है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनाज ये वो। तो वॉटेवर बेस्ट हमसे हो पाता है हम कोशिश करते हैं उसके लिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि माँ ज़्यादा बेटर है या पिता, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि माँ भी कुमाता निकल जाती है, माता भी कुमाता निकल जाती हैं, और कई मामलों में पिता बाप ये गलत निकल जाता है। तो माँ बाप पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, बट ये सिचुएशन बहुत मामले में ऐसा होता है ना मैम कि जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो फैमिली वाले उन्हें अलग कर देते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखा है। तो इस तरह के सिचुएशन के बारे में आप क्या कहेंगी कि अगर कैंसर है तो उस तरह के मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स का, सोशल में, उनके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, या हॉस्पिटल में? मेरा लविंग टॉपिक आपने पूछा है, क्योंकि जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तब मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखा लोगों का। मतलब मैं तो अपने आप को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड पीएमके फैमिली जो टीम है मेरी पूरी, उनकी वजह से और मेरे डॉक्टर्स की वजह से आज मैं ज़िंदा आप लोगों के सामने बैठी हूँ। सो क्रेडिट गोज़ टू माई फैमिली एंड माई एक्सटेंडेड फैमिलीज़। इन्होंने मतलब हर तरह से मुझे मॉरली मेंटली पूरा सपोर्ट किया। सेम केस मैंने कुछ औरतों का देखा जिसमें हस्बैंड कीमो के लिए लेके आते थे, छोड़ के चले जाते थे, और वो कीमो का दर्द, आप लोग सिर्फ कीमो सुनते हो, जो कीमो लेता है ना उसको जो तकलीफ़ होती है वो वही जानता है। उस वक्त किसी एक का होना बहुत ज़रूरी होता है आपके साथ। कभी नौशिया, फटीग, वॉमिट सेंसेशन, कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये लेडी बहुत क्रिप करती थी हमेशा दर्द के मारे। एक बार मैंने जस्ट उसको बोल दिया, मत रो क्यों रहे हो, अपने आप में चेंज लाओ। दुनिया को वैल्यू हम खुद अपनी करवाएंगे तभी वो समझेंगे। तो उसको मैंने बोला तेरे बाल जा रहे हैं, देख मैंने भी बाल निकाल दिए, मेरे बाल चले गए थे तो मैंने भी निकाल दिए, तू भी बाल निकाल दे। और जैसे महाराष्ट्रन आंटी थी, वो 60 प्लस की थी,
मतलब आप जो नववारी पहनते हो ना वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, मत पहनो। आप ये क्या बोलते हैं लेगिंग्स और टी शर्ट पहन लो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, आपके लुक में आपको ये होगा और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो शी सेड मैं कोशिश करूँगी। अगली बार कीमो के लिए हम साथ मिले, मतलब मैंने तो नहीं पहचाना आंटी को। आंटी ने 360 डिग्री चेंज किया, पूरा बाल निकलवा दिया, लेगिंग्स टी शर्ट पहन के आई और आके बोलती है पहचाना? मैंने कहा नहीं। फिर मेरे को ध्यान आ रही तो आंटी हैं, और वो अंकल उस दिन उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, उसी के साथ बैठे थे। तो उसने बोला देख मैंने बाल निकाला और टी शर्ट और लेगिंग्स जो पहना है ना वो मैंने ना मेरी बहू का उठाया है मेरा नहीं है। तो एक तरह की मस्ती, एक तरह की जीने की इच्छा, वो जगाना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा केस हुआ था कि मेरा लेक्चर था बॉम्बे कैथलिक क्लब में, वहाँ पे एक पर्सन बैठा था, वो बहुत लेक्चर सुना उसने, बहुत रो रहा था। तो मुझे लगा मैंने कहीं उसको हर्ट किया क्या। मैंने बोला आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से कुछ आप हर्ट हुए होगे तो। बोले नहीं मैं आपकी बातों से नहीं हर्ट हुआ, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी बीवी मेरे बच्चों को मेरी माँ से मिलने नहीं देती थी, एक कमरे में बंद करके रखा था। हम खाना रूम के बाहर छोड़ देते थे और वो लेके जाती थी, मुझे मिलने नहीं देती थी। मेरी माँ ऐसे ही चली गई। तो मैंने कहा वो तुम्हारा दोष है, वो तुम्हारा दोष है। एक कैंसर छूने से नहीं फैलता, ये बहुत बड़ा लोगों में आज भी मिथ है। कई लोगों को लगता है मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सेल्स उड़ के आपके पास आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कैंसर पेशेंट को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप 2 मिनट पास बैठिए और बोलिए सब ठीक हो जाएगा। आपकी ये वर्ड ही उनके लिए मिरेकल का काम करेंगे, क्योंकि उस वक्त मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यकीनन किसी भी, न सिर्फ कैंसर बल्कि मेरे ख्याल से किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपके खुद के विल पावर की ज़रूरत होती है, खुद के पॉजिटिव सोच की ज़रूरत होती है। आप में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे लाइफ जीनी है और अच्छे से जीनी है। तो मैम अब आपकी बात करूँगी, ये कब की बात है और क्या था पहला रिएक्शन जब पता चला और कैसे पता चला? मुझे 2019 में डिटेक्ट हुआ, ड्यूरिंग दिवाली का टाइम था और मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे आने वाला था। और जस्ट क्योंकि मेरे को एक आदत है, मेरी मम्मी को जैसे कैंसर था तो मुझे एक सेल्फ स्क्रीनिंग की आदत है। तो मैं जस्ट एक स्क्रीनिंग कर रही थी और बेबी फीड चलता था तो उस हिसाब से फीड नहीं आ रहा था बराबर कभी कि क्या, तो मैंने एक रखा ही था रूटीन चेकअप का। तो उसमें मुझे कहीं नोड्यूल समझ में आया, तो वो गांठ जो मुझे पता चली तो मैंने स्क्रीनिंग करवाई जाके। स्क्रीनिंग में डॉक्टर को कुछ लगा के सीरियस है, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला विदाउट वेस्टिंग आज का दिन भी आप जाओ, सर्टन टेस्ट है वो करवा के लो। ठीक है, करवाया। देन बायोप्सी के लिए वो भेजा गया, तो बायोप्सी हुई। तो बायोप्सी की रिपोर्ट वीकेंड था करके 2 दिन बाद मिलनी थी ऐसा था, बट समहाउ कुछ तो भी रिपोर्ट ऐसी थी कि उन्होंने जल्दी मेल कर दिया था और वो मेल मेरे हस्बैंड के पास भेजा गया। एंड डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली थी ऑन कॉल, तो डॉक्टर ने उनको भी बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो शी इज़ नॉट हैविंग दैट मच टाइम इन हैंड। तो अब वो घबरा गए कि मैं इसको बोलूँ कैसे कि तू मरने वाली है। तो बहाना किए जा रहे हैं कि रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। देन मंडे के दिन आई जस्ट कैजुअल नोट पे मैंने सेंटर में मैसेज किया और फिर कॉल किया रिसेप्शनिस्ट को कि ये पेशेंट का रिपोर्ट नहीं आया है। तो उसको लगा मैं पेशेंट की रिलेटिव हूँ, तो रिपोर्ट सारे मेरे में इस पर भेज दी उन्होंने। तो मैंने रिपोर्ट गो थ्रू की, और जैसे कि हम ये फील्ड में आज ऑलमोस्ट 11 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, आज 11 साल हमने किए, तो एक्सपीरियंस तो था कि रिपोर्ट को कैसे रीड करना है। तो पढ़ा, समझा कि कोई तो बोलते हैं बिन बुलाए मेहमान आया हुआ है, अब इसको कैसे हटाना है। तो मैं सबको फ़ोन कर रही थी
तो एक जो डॉक्टर के पास पहले मैं ट्यूमर से रिलेटेड गई थी, तो उनको भी बोला सर रिपोर्ट्स आ गई हैं आपके पास, एक जस्ट बोलते हैं रैंडमली बीच से पूछना कि आया है, मैं क्वेश्चन नहीं, आ गई। तो ये सर हाँ आ गए, आपके हस्बैंड आने वाले थे डिस्कस करने के लिए। मतलब वाह, किस चीज़ का डिस्कशन? तो बोले आपको ब्रेस्ट कैंसर है ना मैडम? बोला अच्छा। तो बोला फिर? तो बोले वही डिस्कस करना था, आपकी सर्जरी करनी है एंड उसके बाद का आपका ब्रेस्ट रिमूव करेंगे एंड ऑल ये सब। बोला वाह, सर्जरी मेरी, डिस्कशन कोई और करेगा? तो बोले नहीं, आपके हस्बैंड आने वाले थे। बोला वो नहीं है, वो बेंगलोर चले गए। तो बोले वाह, वो मुझे बोलते ऐसे कैसे बेंगलोर चले गए? हाँ गए हैं, हालांकि वो वेरी मच इन मुंबई थे बट मेरे कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे थे। सो मैंने बोला मैं ही आती हूँ बात करने। मैं गई, तब जो डॉक्टर ने मेरे साथ बात की, अगर ये किसी एक नॉर्मल पर्सन के साथ कर रहे, मैं अपने आप को एबनॉर्मल बोलती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन एबनॉर्मल पर्सन, तो एक नॉर्मल पर्सन के साथ अगर ये बोला जाता ना, तो वो शायद 15 दिन से पहले ही वो चला जाता, परेशान मेंटली। हाँ, पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो डॉक्टर बोलते हैं मैडम एक तो आपके पास उतना टाइम है नहीं एंड ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि इट्स लाइक अ ब्लेंडर। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मिला सर ब्लेंडर मुझे भली भांति पता है, मैं रोज़ चटनी बनाती हूँ, भजिए के साथ खाती हूँ, आज मेरी बनेगी और आप इंजॉय करने वाले हो। बिल्कुल। तो इतना वो चिढ़ गए, बोलते मैं क्यों इंजॉय करूँगा? ना सर ब्रेस्ट कैंसर है मुझे, आप ब्रेस्ट एम्प्यूट करेंगे, मेरा एक अंग लेंगे, पैसे भी मुझसे लेंगे, दर्द मुझे होगा, तो आप तो एंजॉय करेंगे। मुझे कीमो देंगे तब भी मुझे दुखेगा, पैसे तो आप लेंगे तब भी आप एंजॉय करेंगे, तो आप कैसे एंजॉय नहीं करेंगे? तो जो डॉक्टर ने मुझे उनके पास भेजा था वो मेरे रिलेटिव होते हैं। तो इन्होंने उठा के फ़ोन कर दिया कि भाई तुम्हारी साली जो है वो तो अपसेंट माइंड लग रही है, मतलब वो कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुमने बताया उनको क्लियरली सब? बोले हाँ। बोले जो दिन तुमने बोला है ना, उसके बाद वाली दिन आके तुम्हारे सामने खड़ी होगी, बोलेगी देख अभी मैं ज़िंदा हूँ। एंड आई डिड द सेम। मैं आज भी वो डॉक्टर को गुड मॉर्निंग भेजती हूँ और उनको बोल के रखा है जिस दिन गुड मॉर्निंग नहीं आएगा अगर मेरा, तो ये मत समझना मैं मर गई हूँ। मेरे हस्बैंड से फ़ोन करके बात कर लेना कि कहाँ है वो, जब वो बोले ये मर गई है तब कंडोलेंस देना। तो ये पागलपन है। ये जीना तो हमको है ही, मौत ऊपर वाले ने तय की है, 15 दिन है वो देखेगा, लेकिन वो 15 दिन मैं मर मर के क्यों जीऊँ, फुल ऑन जीऊँ ना। वो एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को ना हमेशा एक मैसेज जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज। कैसा भी सिचुएशन हो, पेशेंट के साथ डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपकी बातें उनको मेंटली कितना सपोर्ट करती हैं या कितना डिमोटिवेट करती हैं। क्योंकि जैसा कि हमारी बात शुरुआत से हो रही है कि आपको एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप अगर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप जल्दी रिकवर करते हैं, और डॉक्टर अगर स्टार्टिंग में ही आपको बोल दे कि अरे भाई आप तो बस। तो मैम इसके बाद आपकी मुलाकात डॉक्टर सुरेश आडवाणी से हुई जी। तो वो कैसे उनसे मिलना हुआ और उनका पहला सेंटेंस क्या था, फिर आपको कैसा लगा वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर सुरेश आडवाणी अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उनको देख के हम बाकी सब भूल जाएंगे कि कुछ नहीं है। जब ये सब कर सकते हैं तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। तो उनसे मिलना हुआ एंड बीइंग एन सिंधी, ही इज़ ऑल्सो सिंधी, आई एम सिंधी, तो मैंने तो जाके शुरुआत ही ऐसे कर दी, एकदम धड़ाम धुड़ुम नहीं, बोलते हैं और कैसे क्या करके, बोलते हैं हाँ मस्त मस्त। बट क्या हुआ, मिलना बस आपका दोस्त मेरे पास आया, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला, बोले फिक्र नहीं कर, ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा रिलैक्सिंग मोमेंट था मेरे लिए वो। उन्होंने बोला फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगी। देन फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि सर कितने दिन जीऊँगी? बोलते बहुत जिएगी, ऊपर वाले ने धक्का दे दिया तेरे को वापस। सर ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मिलना ब्रेस्ट एम्प्यूट होगा क्या? तो बोले ऐसे चांसेस तो बहुत कम हैं,
डिपेंड अगर सिचुएशन ऑन टेबल कुछ आई तो। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं काम करता हूँ, मेरा बेस्ट सर्जन आपको देता हूँ। एंड हमारे लाइफ में आए डॉक्टर संदीप बिप्टे सर, और वो हमारे लिए आज भी ब्लेसिंग्स हैं। उस वक्त भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स वो बन के आए। तो उन्होंने, जब उनसे मैं मिलने गई, उनको रिपोर्ट्स दिखाई, सर ने तो बता दिया था उनको सारा सब। तब उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करती हैं? मैंने बोला मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करती हूँ। तो बोले फिर आपको तो खड़ा रखना पड़ेगा जल्दी। मैंने बोला देखिए आप बताइए। तो मैंने बोला सर ने बताया था सर्जरी होगी। बोले हाँ सर्जरी होगी। मैंने बोला एम्प्यूट करने का क्या चांसेस है? उन्होंने बोला अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ऑन टेबल अगर कोई ऐसा रिस्क अगर हुआ तो। सर ठीक है। और बोला कितना दिन मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा? तो इन जनरल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ अभी कि अगर हम नॉर्मल सर्जरी कराते हैं तो हम कितने दिन हॉस्पिटल में रुकते हैं? 1 वीक तो एटलीस्ट जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में कितना दिन होना चाहिए? 15-20 दिन। मैं जब सर्जरी करा के निकली हूँ तो 23 घंटे में मैं घर पे आई हूँ मेरे। मैं सुबह मतलब मिडनाइट एडमिट हुई थी और रात को 10 बजे मैं मेरे घर पे आ गई। सो दैट वाज हिम। और जिसमें उन्होंने मेरा ब्रेस्ट एम्प्यूट नहीं किया, मेरे 4 ट्यूमर्स निकले, 3 कैंसरियस थे, एक एग्जैक्टली जहाँ से मेरा बोलते हैं ना डेथ सर्टिफिकेट लिखा जा सकता था, लिम्फ नोड, आर्मपीट, अंडर आर्म्स के इधर का जो ट्यूमर था वो बिनाई था, मतलब वो नॉर्मल था। तो 3 कैंसरियस थे, उसका ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, ये निकाल दिया गया ट्यूमर। ये सिग्नल था मेरे लिए कि तुम इस काम के लिए सिलेक्ट किए गए हो, क्योंकि मैं मर भी सकती थी अगर वहाँ चला जाता, ब्लड में हो जाता तो मैं मर सकती थी। तो भगवान ने मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करवाई कि ट्रीटमेंट आप कराते तो, मैं पहले से वो चीज़ पे काम कर रही थी, बट तब मेरे लिए कैंसर एक शब्द था, कीमो एक शब्द था कि इसको मदद करना, हाँ मदद करना है बस। बट वो दर्द क्या होता है ना, जब वो मैंने जाना तब मुझे यहाँ लगा कि नहीं भाई अब तो इस पे काम किया जाए। तो पीएमके फाउंडेशन की बात करें तो उसकी शुरुआत कब हुई और ये सब आपके साथ हुआ, वो तो बाद की बात है। वो बात है 2016 में एक्चुअली हमने पीएमके फाउंडेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज बच्चियों को टेक केयर करना, उनका एजुकेशन सपोर्ट करना। मतलब मेरा जो ज़्यादातर विषय रहता है वो गर्ल एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वुमन एम्पावरमेंट है। कोई भी बच्ची किसी की भी हो, किसी भी हालत में तकलीफ़ से ना जाए, तो वो अपने आप में स्वावलंबन में रहना सीखे हर एक मोड़ पे। तो वो फिर ओल्ड एज होम्स पे काम करते थे हम, और ऐसे कोई पेशेंट आता था कि हमको सपोर्ट चाहिए कैंसर से रिलेटेड, तो उनके लिए फिर हम लोग आपस में ही फंड रेज करके उसका ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करना, स्लम में जाके डिफरेंट कैंसर कैंप्स करना, अलग अलग हेल्थ कैंप्स करना, तो ये करते रहे। फिर जब मुझे खुद को ये हुआ तब मैंने जाना कि नहीं, इस पे अब और बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने अलग अलग एक्सपीरियंस देखे मैंने ड्यूरिंग मेरे ट्रीटमेंट के, कि एक तो वो आंटी का केस हो गया, एक दूसरा केस हो गया। मतलब कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कैंसर सुनते ही। तो क्यों जाते हैं? आप किसी भी चीज़ को आप बढ़ावा देते हैं, जब आप एक चीज़ को 10 बार बोलेंगे ना, हाई कैंसर हाई कैंसर हाई कैंसर, तो कैंसर हाई हो जाएगा, कैंसर ठीक है, ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव नोट पे लो ना, क्यों अपने आप पे नेगेटिव लेते हो? तो वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट की हमने 2019 से। हमने ब्रेस्ट कैंसर को मेन विषय और लिया कि हम महिलाओं तक पहुँचें, क्योंकि लेडीज़ बात करना नहीं चाहती। अच्छा, लोगों में अभी तक यही मिथ था कि भाई ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है, पुरुषों में भी है, ये पुरुषों को भी होता है। कई पुरुष मदर वूम से कैरी करते हैं, मीन्स जेनेटिकल आता है। तो ये चीज़ों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। फिर लेडीज़ में वो चलता है कि मैं मैमोग्राफी कराऊंगी मुझे दुखेगा। कुछ नहीं दुखता है, बिल्कुल कोई पेन नहीं होता है। मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगी 35+ लेडीज़ को कि हर 2 साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी कराएं।
भले महीने में एक साड़ी कम लें, बट मेमोग्राफी ज़रूर कराएं। मैम आपने हेरिडिटी की बात की कि अगर मदर में है, फादर में है तो वो होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ तक बात है कि लेडीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से वो कितने दिनों पे खुद को किस तरह से चेक करते रहें? सेल्फ स्क्रीनिंग का जो पैटर्न है वो हर महिला और हर पुरुष देख सकता है, समझ सकता है और कर सकता है। जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो उनको पीरियड्स के 5th डे से 5th डे को चेकअप करना है अपना। जैसे पीरियड्स आए तो 5th डे ऑफ पीरियड वो स्क्रीनिंग कर सकती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए ये पार्ट से। तो वो, और जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं वो महीने का कोई भी एक दिन डिसाइड कर लें कि 1st डेट ऑफ दिस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में फिर वो 1st को वापस वैसे ही। तो उसमें क्या है, एटलीस्ट आपको कोई गांठ भी आती है ना तो आपको पता चलता है। ज़रूरी नहीं कि वो गांठ कैंसर की हो, बट गांठ है उसकी जांच कराना ज़रूरी है। कई लोग क्या कहते हैं, गांठ है ना, छोड़ो बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, तो वो इग्नोर नहीं करना। कहने का मतलब ये, स्क्रीनिंग करने में आपको ये नहीं पता चलता कि वो गांठ कैंसर की है, पता चलता है कि कोई गांठ है। वो गांठ है तो जाके आप चेकअप करवाओ। और किसके पास कराना है? किसी के भी पास नहीं जाना है, स्पेशलाइज जो ब्रेस्ट से रिलेटेड कंसल्टेंट हैं उनके पास ही जाना है। पीएमके फाउंडेशन की बात करूं मैम, तो अभी तक कितने कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज आप करवा चुकी हैं और कितने चल रहे हैं? ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं आपको देना मेरे लिए थोड़ा ये होगा, बट हाँ 200-300 प्लस तो सर्जरीज हो चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कीमो तो चल ही रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट, अभी भी सब चल ही रहे हैं, तो इट्स ऑन बेसिकली। इसमें सपोर्ट की बात करें, क्योंकि खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, एक इंजेक्शन है, कीमोथेरेपी, ये बहुत ज़्यादा हाई बजट वाली बात है। तो कैसे मैनेज करती हैं, किन से सपोर्ट मिलता है, कैसे सपोर्ट ढूंढती हैं? देखिए, कुछ तो जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे जो सपोर्ट मिलता है वो, उसके अलावा देखिए कैंसर की ट्रीटमेंट जो है ना, वो जो गवर्नमेंट फंड्स आते हैं उतने भर में ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फंड रेज करते हैं पेशेंट के लिए, और उस पेशेंट के लिए फंड रेज करते हैं जो जेन्यूनली कहीं अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसके लिए खड़ा हो सके, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम जैसे मांगने जाएंगे किसी को पैसा दो तो कोई नहीं देगा, सो हम क्या करते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स लाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जैसे फैशन शो भी हमने किया था, तो जिसमें फैशन शो जो हुआ उसमें कैंसर पीड़ित ही वो रैंप पे चले, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था सबके लिए, और वो वॉरियर्स के लिए मोटिवेशन था। तो ऐसे मोटिवेशनल इवेंट करते हैं, उसमें जो फंड रेज होता है फिर वो पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। न सिर्फ कैंसर पीड़ित, बल्कि आप HIV पॉजिटिव मरीजों का भी इलाज करवाती हैं। इवन जो शोषण, शारीरिक शोषण से की शिकार होती हैं लड़कियां, महिलाएं, उन्हें भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, उनका भी ट्रीटमेंट करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं, और इसके साथ ही साथ आप उनके फ्यूचर की प्लानिंग भी करती हैं। वो कैसे? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर बेटी मेरे लिए अपने जैसी है, और अब किसके साथ क्या बीती है वो ऐसा नहीं है कि अब HIV किसी बच्ची में आया तो उसका दोष है, उसका दोष तो नहीं है, बट वो चीज़ तुम्हारे पास आ गई है, अब तुमको लाइफ भर उसके साथ तो रहना है, तो उतना पॉजिटिव होके रहो कि उसका असर ही ख़त्म होता जाए। और लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से खाते पीते हो तो बहुत अच्छे से रहते हो। हर चीज़ का जो शुरुआत है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर जिसका फिज़िकल असॉल्ट हुआ है लड़की का, उसका मानसिकता क्या होगा वो आप समझ सकती हैं, बट उसको उस वक्त भी ये समझाना, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं गया, तुम्हारा रिस्पेक्ट उतना ही स्ट्रांग है, जिसने जो किया वो तो उसकी इज्जत गई, तुम्हारा कुछ नहीं गया। इज्जत ऐसी चीज़ है, ऐसे नहीं कि किसने खींच ली और उतर गई, नहीं, वो हमारे अंदर का जिद है। आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं
जो इस चीज़ों से निकल के भी अपने आप को उन्होंने तैयार करके रखा है, समाज में आगे बढ़ती रह रही हैं। तो वही उदाहरण देके उनको तैयार करते हैं। उनके लिए काफ़ी ऐसे हमने एक्टिविटीज़ करी हैं कि जैसे उनको कस्टमाइज सोप मेकिंग करना सिखाया है, सो दैट वो अपने आप में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट घर बैठ के बनाएं और उसको बेचें। तो उनके हाथ को हुनर है, और जिसके हाथ को हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं मरता, ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाता है। तो एक वो एटीट्यूड, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करोगे ना, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना बन जाए। वो एटीट्यूड और वो मानसिकता देके उनको तैयार करते हैं। फैमिली की बात करूं मैम, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि जब रिपोर्ट आया, आपके हस्बैंड को मेल आया था, उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। जब आपको पता चली, आपने उनको बोला, फिर उनका रिस्पांस कैसा था, और आज उनका रिस्पांस आपके प्रति नज़रिया कैसा है, कितने चेंजेस आए? जब हम लोगों ने आपस में बात की, मैंने उनको बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स मैंने पढ़ ली हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने बोला बस तू तैयार है तो फिर मैं भी तेरे साथ हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, बोलते ना रॉक सॉलिड इंसान जैसे, तो ये पूरा रॉक सॉलिड मेरा परिवार है। तो उन्होंने 1 मिनट ऐसा, मतलब उस वक्त ऐसा था ना कि मेरी बच्ची छोटी थी, ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी होनी, सर्जरी के वक्त कोई ना कोई रहता है, बच्ची को अंदर आने नहीं देते हॉस्पिटल में। बेसिक उनको मैंने एक ही कहा कि आप फॉर्मेलिटी की साइन करके चले जाओ, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना तो मेरे सामने खड़े भी मत रहना। मेरा बेटा था, अरुण भाई थे, मेरे भाई हैं वो, और बहुत प्राउडली मैं बोलती हूँ हमेशा, उनकी फैमिली मेरे लिए एक अलग मायने रखती है। तो वो थे, बाकी सब जन थे। और हमारी जो मेरी हॉस्पिटलाइजेशन की आप स्टोरी सुनोगे ना तो आपके जो व्यूअर्स हैं बहुत हंसेंगे। हम बताइए। मैं सर्जरी के लिए एडमिट होने नहीं गई थी, मैं तो चौपाटी पे सुख सागर का पिज़्ज़ा खाने गई थी। हमने 12 बजे एडमिट होना था जाके, मैं, अरुण भाई की फैमिली, सीमा, हम सब ऑलमोस्ट 10 जन थे, हम लोग सब साथ में गए थे। पहले पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, फिर हमने सब ने एंट्री मारी हॉस्पिटल में। तो इमरजेंसी से गए तो उधर बैठी थी उनकी स्टाफ जो एडमिट कराती हैं, बोलती है हाँ बताओ पेशेंट कहाँ है। बोला मैं खड़ी हूँ सामने। तो बोलती क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, सर्जरी है। तो बोली किस बात की सर्जरी है? बोला ब्रेस्ट कैंसर की। मैंने ब्रेस्ट कैंसर बोला, वो जगह से खड़ी हो गई। मैं तो बोलती है ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा और पल्स देखना पड़ेगा। बोला देख लो। तो बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल, पल्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बोलती ये आपका एज? मैंने 44। तो बोलती दोनों नॉर्मल कैसे? बोला मेरी एक आदत है, मैं फ्री की मिली हुई चीज़ें हजम करती हूँ। तो बोलती है फ्री में क्या मिलता है? बोला हंसी। तो मैं हंसती रहती हूँ बिना मतलब। तो सच बहुत अच्छा एटीट्यूड है। ऐसे करके एडमिट किया, फिर सर्जरी के लिए अगले दिन लेके गए। तो मैंने मेरी एनेस्थीसिया वाली को परेशान कर दिया था। वो आई मुझे पूछने बेचारी, आउट ऑफ ये कि भाई कहीं मैं अपसेट नहीं हूँ या स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो मुझे आके उन्होंने पूछा आपको पता है आज क्या है? हाँ। तो बोलती क्या है? मैं क्यों, आपको बता के नहीं भेजा है? तो हाँ बोलती है नहीं आई नो। बोला देन व्हाई यू आस्किंग मी? तो बोली मुझे लगा आप स्ट्रेस में होगे। बोला मेरा स्ट्रेस छोड़ो, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो उतने में हमारे सर आए जो मुझे सर्जरी के लिए ले जाने वाले थे। बोलते हैं इसको छोड़ दो, ये नहीं तो तुमको इधर लिटा देगी और खुद खड़े होकर बोलेगी मैं तुम्हारी सर्जरी करती हूँ। सो एक फन मोमेंट था। फिर अंदर गई तो मेरे लिए मेरी कुछ टीम के लोग महाकाल की भस्म लाए थे। तो मैंने अंदर रिक्वेस्ट कि वैसे अलाउ नहीं करते कुछ भी ले जाना। तो मैंने बोला भाई ये तो मुझे ले जानी है। तो वार्ड बॉय मना कर रहा था। बोला ले जाने दोगे तो सर्जरी होगी, नहीं तो नहीं होगी, सोच लो आप क्या करना है। तो सर ने बोला उसको आने दो अंदर, उसके हाथ पे लगा दो।
उन्होंने मेरे हाथ पे वो भस्म का पैकेट लगा दिया। देन आई मेंशन सर आप कर दीजिए स्टार्ट, सिर्फ आपको 2 शब्द बोलूँगी मैं भी। हाँ बोले बोल दे। बोला सर मैं आपका क्वेश्चन पेपर हूँ, ठीक है, आपको जितना आता है आप लिख लो, सॉल्व कर लो। 100% आया आपको देख के हंसूंगी, 50% आया ऊपर वाले को देख के हंसूंगी, लेकिन हंसूंगी ज़रूर। और वो एनेस्थीसिया वालों को तो वैसे ही मेरे से गुस्सा था, उन्होंने चालू कर दिया और मैं बेहोश हो गई। फिर उठी तो जिंदा थी। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया ना, सर मैं देख के किसको हंसूं, अब तो आपने गड़बड़ कर दी। मैं उठ तो गई हूँ, अब ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा है, आपको देख के हंसना था तो आप हो नहीं। तो बोलते बस अब मेरे को रुलाएगी तो। सो दिस वॉज अ मोमेंट लाइक जहाँ इंसान डल होता है। ये बताने का मतलब ये नहीं कि आप मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट लें, सॉरी मेरी स्टोरी मेरी है, मेरी स्टोरी मेरी है और मैंने बहुत इन्जॉय की है, बट मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि कुछ भी आता है ना तो इमीडिएट क्या होगा करके मत सोचो। सिर्फ अपने आप में एक सवाल पूछो, कल क्या होने वाला है, क्या मैं वो बदल सकता हूँ, मेरी क्षमता है, नहीं है तो मैं आज क्यों सोचूं जब मैं कुछ बदल ही नहीं सकता। तो जो होगा वो खुद देखेगा, उसको पता है मेरा क्या अच्छा होना है क्या नहीं। जब उसको लगेगा मेरा टाइम हो गया, बोलेगा चल मैं आ गया लेने के लिए। सो वो एटीट्यूड लाइफ के प्रति सबको रखना चाहिए। डर हटा दो। मरना सबने कोई भी अमरता लिखा के नहीं लाया। लोग न जाने क्यों ये सोचते हैं कि हाय मैं मर जाऊंगा। भैया तू बाद में भी मरने ही वाला है। तो अभी क्यों डर रहा है। सो दैट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर इंसान के लिए ये मोटिवेशन है। सुख हर उस इंसान के लिए भी जो सुखी है। वो इसलिए मैंने बोला था कि आप आज को लगता होगा कि आप बहुत सुखी हैं, आपके जैसा कोई नहीं, लोगों में घमंड आ जाता है। तो कल आपके साथ क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो ईगो नहीं रखना है। और दुख, वो गाना जैसा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आप जब दूसरों के गम को देखेंगे तो अपना गम भूल जाएंगे। ये वाकई में होता है। क्या कहती हैं मैम आप? बिल्कुल एब्सोल्युटली होता है। जब मैंने जैसे आपको पता है वो आंटी का स्टोरी, तो जब मैंने उनको क्रिप करते देखा ना, मुझे इतना बुरा लगा। 60 साल की औरत इतना रो रही है, दर्द हो रहा है। जब कीमो की पहली ड्रॉप जाती है ना, खुशबू जी ऐसा लगता है कि किसी ने लोहा पिघला के अंदर डाल दिया। इतनी आग लगती है हमारे हाथ में, हमारे शरीर में, और उसके बाद हम खाना नहीं खा सकते, हमारे मुंह का स्वाद चला जाता है। उस अवस्था में वो महिला को घर वाले अकेले छोड़ देते थे मरने के लिए। तो सोचो उसकी क्या तकलीफ़ होगी, वो किसको बोलेगी। फिर तो उसने ऐसा रूटीन कर दिया था कि डॉक्टर को अगला कीमो मेरा इसके बाजू वाला ही बेड। मैंने बोला बस कर ले मैया, मेरे को कितने लगवा लूँगी, मेरे हो गए पूरे। जिस दिन लास्ट था उस दिन उसको बोल के निकली। आज टचवुड वो आंटी भी बहुत खुश हैं और वो यहाँ नहीं रहती, अब वो अमेरिका चली गई हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो मतलब किसी के दुख तीरथ पे हाथ रखने में खुद को बहुत ये होता है, लेकिन आप जैसी शख्सियत से लगता है कि हर तरह की बात कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी दुख की बात हो। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जितना आपने झेला है। मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी कम एज में 1989 के टाइम में आपने अपने भाई को खोया था। बहुत कम एज से आपने जीवन को एकदम पॉजिटिव वे में जीने की शुरुआत कर दी थी। वो कब की बात है? उस टाइम में आप कितने एज की थी, क्या हुआ था, अगर आप शेयर करना चाहें तो? उस वक्त मैं 13-14 साल की थी और मेरे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी थी। तो घर में माहौल शादी का कैसे रहता है, सब मस्त खुश थे। एंड मेरा भाई तो कार्ड बांटने गया था शादी के, और उसकी भी इंगेजमेंट होने वाली थी। तो घाटकोपर विक्रोली के बीच में ये हुआ था। देन जब हुआ तब इनफैक्ट भाई 85% बर्न था, फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से फ़ोन पे लेके फ़ोन किया था, हमारे नेबर के फ़ोन पे, हमारे घर पे फ़ोन नहीं था उस वक्त। तो फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ठीक हूँ,
तुम लोग आ जाओ करके। तब मम्मी ये लोग सब चले गए थे, मैं छोटी थी, मुझे नहीं ले जा रहे थे क्योंकि जले हुए हैं ये केसेस है। बट समहाउ क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब थे, बड़े भाई, तो मैं उनसे मिलने का प्लान बना रही थी कि मैं किसी नेबर के साथ चली जाऊंगी छुप के। देन मैं वो कोशिश कर ही रही थी कि 21 नवंबर की बात है, 17 नवंबर को ये इंसिडेंस हुआ और 21 नवंबर की बात है, शाम को 6 बजे के आसपास हमको फ़ोन आता है कि महेश नहीं रहा। और 26 नवंबर की मेरी बहन की शादी थी। तो उस वक्त जो रिश्तेदार होते हैं, सो कॉल रिश्तेदार होते हैं, मैं रिश्तेदारों को सो कॉल रिश्तेदार बोलती हूँ, मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ मेरे तकलीफ़ में खड़ा, वो मेरा बड़ा रिश्तेदार, भले वो खून का रिश्ता है नहीं है, लेकिन वो मेरा रिश्तेदार है। तो उस वक्त से मैंने लोगों को आजमाया है और देखा है। और वो टाइम था कि घर में इतना मेंटली सब अपसेट हो गए थे। मेरे से जो बड़ा भाई था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, उसके माइंड पे इफ़ेक्ट हो गया। एंड फिर ये अपना मम्मी पापा तो हॉस्पिटल में थे, पापा हार्ट पेशेंट थे। तो मतलब घर इस तरह से तितर बितर हो गया कि न जाने क्या सिचुएशन हो। फिर अंतिम विदाई का समय रहता है तो सारी सब तैयारी जैसे तैसे वो भाई को पकड़ के कराई। ऑलमोस्ट मतलब इतना थक गई थी मैं तो डेड बॉडी के बाजू में जाके भाई के इधर सो गई कि भाई अब मैं थक गई हूँ, जो भी है अब कल करेंगे तेरा जो करना है। इस कदर मेरा दिमाग। और उस वक्त भी मैं रोई नहीं थी, मैं नहीं रोई थी, पता नहीं क्यों, उसने ही हिम्मत दी या ऊपर वाले ने हिम्मत दी, बट मैं नहीं रोई। फिर लोगों ने लिटरली बोला कि इसको रुलाओ, जो मैंने अंदर ही ले लिया था पूरा, बट फिर भी नहीं निकला। तो वहाँ से जो मैंने स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, परीक्षाएं दी हैं, ठीक है, वो भी एक फ़ेज़ आया। उसके बाद मेरा फ़ेज़ ऐसा चेंज हुआ कि घर हमारा पूरा हैंड टू माउथ आ गया था। तो वो उम्र में मैंने काम करना शुरू किया। कल्याण उल्लासनगर से मैं ट्रैवल करके आती थी 13-14 साल की उम्र में। वीटी जाती थी, जॉब करती थी, ट्रेन में ग्रीटिंग कार्ड बेचती थी मैं, जो सीज़न के होते थे वो ग्रीटिंग कार्ड बेचती थी। और वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है ना, आज मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने एक मेरी स्टोरी बनाने के लिए कि हाँ तुमने कुछ किया बताने के लिए रहना तो चाहिए, नहीं तो लोग आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाओ कि जाओ तो कोई कुछ पीछे सुन सके, कुछ बोल सके आपके बारे में। और मैम, पीएमके फाउंडेशन की शुरुआत आपने क्या सोच के की थी? ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ये जर्नी शुरू हुई, उसके बाद में देन मैं मेरे हस्बैंड को मिली हमारे एक जॉब इस पे, तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हुआ एंड हमने डिसाइड किया, हमने शादी करी। शादी के बाद हमारे यहाँ पे जॉब अलाउड नहीं था, मेरे ससुराल में, तो हाउसवाइफ थी मैं। फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, उसमें डैडी के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था, मेरे ससुर जी के साथ। एंड वो एक जर्नी इतनी अच्छी चली उनके साथ। फिर कुछ ऑलमोस्ट 2008-2009 में उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी। जैसे उनको पहले ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हुआ, फिर उनका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद में उनका क्या हो गया, वो लिटरली बेड रिटर्न हो गए। तो हमारा कम्युनिकेशन ऐसा था, मतलब मैं अगर बोलूँ दिन तो उनके लिए दिन, मैं बोलूँ रात तो उनके लिए रात, क्योंकि वो एक ही बेड पे सोए रहते थे, उनकी मूवमेंट सारी बंद हो चुकी थी, बात नहीं कर सकते थे, तो बेल बजा के बुलाते थे। तो मतलब ऐसा था कि वो 1 साल जो था ना, सिर्फ मैं डैडी के लिए और डैडी मेरे लिए थे, ऐसा था। आप अपने फादर इन लॉ की बात कर रही हैं? मैं मेरे फादर इन लॉ की बात कर रही हूँ। और ऐसे फादर इन लॉ मैं बोलूँगी सबको मिले। तो फिर उन्होंने मतलब जो भी हमारा इंटरेक्शन रहता था, फ़न मस्ती सब हम करते थे। उनको आर्टरी फीड मैं देती थी अपने हाथ से, इंजेक्ट मैं करती थी उनके खाना, सब लाइक एक जो बच्चे के लिए माँ करती है मैं करती थी। तो वो एक बार उन्होंने, उनके आंखों में पानी आ गया, बोले तुझे ये सब करना पड़ता है। तो मैंने बोला बच्चों का किया ना मैंने, मेरे बच्चों का भी तो किया, तो आप भी हैं।
तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कभी नहीं बोला, वो मुझे माँ करके मानते थे फिर। और उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब क्या करूं। उनकी डेथ 2010 में हुई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना है। मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। मेरे दो बच्चे, मेरी सासू माँ, हस्बैंड सब थे। बट फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम इतनी अपसेट मत हो, तुम ओल्ड एज होम में जाके तुम्हारी सेवा दो, बट इतना याद रखना कि इमोशनली किसी से अटैच मत होना ना। ठीक है। देन वहाँ से ये शुरुआत हुई। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ये वो विज़िट करते 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 पता ही नहीं चला कि हम इतना साथ में काम कर चुके हैं। किसी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो एक बोलते हैं अपने आप कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, हम चलते गए, ऐसे करके एक अच्छी खासी फैमिली तैयार हो गई। फिर हमने फाउंडेशन, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला आप इतना काम कर रहे हो तो एनजीओ क्यों नहीं बनाते। अब तब मुझे एनजीओ क्या होता है मैं वो सोच रही थी। बोले नहीं, आप इतना काम करते हो, समाज सेवा का काम करते हो, तो ये आप ऐसे फाउंडेशन बनाइए तो वो अच्छा होगा, तो आप लीगली और अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है। फिर हमने ये स्टार्ट किया। फाउंडेशन हमने रजिस्टर कराया, तो जिसमें फाउंडर हैं, जैसे मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ, देन सीमा यादव हैं, वो फाउंडर हैं, और हमारी मीडिया हेड हैं अरुण भाई हैं। मतलब ये जो है ना, ये 2 नाम और एक भूषण अंकल हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे पीएम के फाउंडेशन की। और मेरा परिवार तो है ही, मेरे परिवार के बिना मैं अधूरी हूँ, वैसे ही मेरे एक्सटेंडेड ये परिवार के बिना मैं पूरी अधूरी हूँ। सो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज हम साथ में हैं और चल रहे हैं। अपने परिवार की बात की आपने, उस एक्सीडेंट, भाई के एक्सीडेंट के टाइम में बोला कि सो कॉल्ड रिलेटिव्स, तो वो तो सिर्फ कहने के लिए होते हैं। रियल फैमिली तो आपकी यही है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए आप 24 आवर्स खड़ी हैं। तो इस परिवार में कोई ऐसा पेशेंट जिसने आपको तोड़ दिया हो, जिसने आपको बहुत दुखी किया हो, बहुत इमोशनल किया हो, ऐसा कोई स्टोरी? नहीं, मैं इमोशनल नहीं होती ये चीज़ों को लेके, और अब ना ही मेरी टीम ऐसी है। हम किसी को इमोशनल नहीं होने देते हैं, ना सेंटी होने देते हैं, ना मेंटल होने देते हैं। सिर्फ प्योरली मेंटल हो जाओ बस, नो सेंटी। जो सेंटी है भी वो आपसे जुड़ के ऑफ कोर्स मेंटल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव वे में, इसे नेगेटिव वे में आप मत सोचिए। मेंटल होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी जीना है, खुश रहना है तो। हम बोलते हैं ना, पागल ही इतिहास रचते हैं, क्योंकि पागलों को किसी की पड़ी नहीं होती, कौन क्या सोचेगा, कौन नहीं क्या सोचेगा। तो कौन क्या, देखिए अगर मेरा कुछ होना है बुरा तो कोई आके उसको ठीक कर सकता है क्या? नहीं, वो मेरा होना है। अब मुझे उसको कैसे डील करना है वो तो मुझे देखना है। मैं अगर बहुत खुश हूँ तो भी पब्लिक परेशान है, मैं अगर दुखी हूँ तो भी पब्लिक परेशान है। जाए तो जाए कहाँ? तो वो जहाँ है उनको वहाँ रहने देते हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। हाँ। अच्छा मैम ने एक और बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने ग्रैंड फादर की जिस तरह से सेवा की। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक ओल्ड एज होम में गई थी। वहाँ पे कई ऐसे बुज़ुर्ग थे जिनके फैमिली ने, जिनके बेटों ने उन्हें ये बोल के रखा कि आपका यहाँ पे आपकी देख रेख अच्छे से होगी, और वापस लेने नहीं आए। तो मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, आपके माँ बाप ने आपकी केयर की। अगर आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो आप उन्हें अपना बच्चा मान लीजिए, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना। बिल्कुल, ये सोच आनी बहुत ज़रूरी है। ये लड़के में भी आनी चाहिए सोच, ये उस लड़की में भी आनी चाहिए जो ब्याह के उस घर जाती है। ठीक है, आज वो लड़के को, जिसके घर में वो लड़की शादी करके आई और जिस वजह से उसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अगर यही उसके माँ बाप ने उसको पैदा होते ही घर से बाहर निकाल दिया होता तो क्या करता वो? तब क्या करता? भीख मांग के खाता और क्या करता? ठीक है, तब कौन सी लड़की उसको मिलती? तो जब ये मानसिकता अपनी वो रखते ना, अब जो इन्होंने कर्म किया है उसका देना तो है इन्होंने 110%, बिकॉज कर्मा रिपीट्स, ये आएगा ही वापस।
तो जो ये करते हैं ना, वो ये सोच लें, ये तैयार हो जाएं कि मैंने मेरी औलाद को ये रास्ता दिखाया है, क्योंकि बच्चा देख के सीखता है। और अगर आपने आपके बच्चों के सामने ये काम किए हैं तो आप तैयार हो जाओ, वो ओल्ड एज होम आपके लिए भी खुला हुआ पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया होगा कि 10 लोगों का मोटिवेशन एक नैना कनन में मिल गया होगा कि किस तरह से ज़िंदगी को जीना है, किस तरह से खुद खुश रहते हुए दूसरों को भी खुश रखना है। ना सिर्फ खुश रखना है, बल्कि जीवन जीने का मंत्र देती हैं और उसे एक्टिवेट भी करती रहती हैं। हाँ, इनफैक्ट जो लेडीज़ में स्टिग्मा रहता है ना ड्यूरिंग कैंसर, कीमो होता है और फिर जब बाल जाते हैं तो औरत को लगता है हाय मेरे बाल चले गए, मैं कैसी लगूंगी। या जैसे देखिए, हाई प्रोफाइल लेडीज़ जो हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए वो कोई बात नहीं है, बट जो मध्यम वर्गीय औरतें हैं वो ये सोचती हैं, वो अपने आप को समेटे हुए लपेट के इधर उधर जाती हैं। अरे क्यों शर्माती हो, क्यों शर्माती हो। मैंने तो, मेरा जब कीमो हुआ था ना तो 10 दिन में बाल जाते हैं हमारे, ठीक है। तो मेरा जब कीमो हुआ था 13 दिसंबर मेरा पहला कीमो हुआ, 10 दिन में बाल जाने की शुरुआत हुई। तो वो चीज़ एक फ़न था मेरे लिए, बहुत अलग मोमेंट था। मतलब लोग लिटरली हंसेंगे वो सुन के कि क्या किया ये तुम लोगों ने। तो 23 दिसंबर की बात है, मैं कंघी कर रही थी, एक बंच मेरा बाहर आ गया साइड से। मैंने बोला चलो इंस्टॉलमेंट आ गया पहला, निकाल के संभाल के थैली में रखा। फिर अगले दिन वापस दूसरा बंडल निकला, तो मैंने फिर 25 को, क्रिसमस वाले दिन, मेरे बेटे को बोला चल मुंडन सेलिब्रेट करते हैं। बोला चल, सैलून वाले को बुला, सबको बुलाया। फिर सबको बुलाया उसने, मस्त सेव बूंदी मिठाई विठाई सब। सैलून वाला आया, बोला निकालो अभी बाल। तो ये लोग सब बैठ गए कि हम भी निकालेंगे। बोला तुम लोग क्यों निकालोगे भाई, मैं तो एक रीज़न से, तुम लोग को मुझे इम्पोर्टेंट फील कराना है तो बात और है, वो अलग होता है उसमें, लेकिन तुम लोग क्यों निकाल रहे हो। इससे बेटर है कि तुम लोग अपने काले काले बालों से बादल बनाओ और उसमें एक चांद चमकने दो, जो दिखेगा बराबर एक चांद है। नहीं तो सारे टकले तो किसका चांद चमक रहा है मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो मेरी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी ना। तो मुझे इम्पोर्टेंट फील कराना है तो मुझे टकला रहने दो, तुम लोग अपने बाल में घूमो। तो ऐसे करके, और मैं अलग अलग ग्लिटरी हेयरबैंड लगाती थी मेरे टकले पे। मैं कैंसर के लिए जब रेडिएशन लेने जाती थी तो तब कोविड था, तो मुंबई के बादशाह तो हम ही थे, किसी की गाड़ी नहीं चलती थी, मैं जाती थी, एक ड्राइवर और मैं जाती थी मस्त टकला लेके पूरा। पुलिस वालों ने एक बार रोका, मैंने कहा सर हम वैसे ही मर चुके हैं, हमको क्या ही और कोई मारेगा। तो बोलते क्या बात है, मैंने बोला हाँ कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और क्या। तो वो भी एकदम, उसके बाद तो वो ऑफिसर इतना फिक्स हो गया, देखते थे हाँ मैडम जाओ जाओ। तो फुल मतलब एक एक मोमेंट एंजॉय किया है हमने। कीमो लेके होली खेलने गए बैंड स्टैंड पे, पूरी फैमिली हमारी। तो ऐसे नहीं, हमारा हर एक मोड हमने एंजॉय किया। कीमो के वक्त का, कीमो जो था, कीमो भी फुल फन, जो आता था खाते। अरुण भाई चलते थे मेरे साथ कीमो के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को घर पे कैसे अकेले रखेंगे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे, अरुण भाई कीमो के लिए चलते थे मेरे साथ। तो हॉस्पिटल का खाना मेरे लिए आता था और अच्छा खाना आता था, ऐसे नहीं। लेडीज़ लोग चिल्लाती थी कि खाना खाया नहीं जाता है, मैं बोलती थी मैं तो खाऊंगी मज़े से। हालांकि फीका लगता था नो डाउट, क्योंकि वो दवाई जाते ही खाने का स्वाद खत्म हो जाता है, बट खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और अगर जीना है, मैंने तो लेडीज़ लोगों को वही बोला था, अगर तुमको जीना है तो जो भी हो रहा है चुपचाप इंजॉय करो, रोके भी करना है, हंस के करोगे तो तकलीफ़ कम होगी। हाँ, और अगर जीने की इच्छा नहीं है, यहाँ से निकालो, घर जाओ, सो जाओ, जब मौत आएगी चले जाना, ख़त्म। क्यों क्रिब करना है। उसके बाद जितनी ग्रुप में उधर लेडीज रहती चुप रहती थी, क्योंकि मालूम है वो लोग चालू है कि चिल्लाना, तो मैं उनको चिल्लाती थी। और कोई स्टोरी है मैम कुछ ऐसा जो आप शेयर कर सकें? नहीं, ऑल डन। तो आपको कुछ सवाल हो तो यू कैन आस्क।
इसके बाद अभी जैसे वी आर कमिंग अप विथ डिफरेंट इवेंट्स। अभी जैसे हम लोग अलग अलग इवेंट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमने एक फैशन शो जो किया था वो कैंसर वॉरियर्स के लिए किया था, जिसमें जो लेडीज़ कीमो लेके बॉल्ट हो चुकी हैं, हाई प्रोफाइल नहीं, अंडर प्रिविलेज लेडीज़, वो रैंप पे चली थी, उनका वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया था कि ये रैंप तुम्हारा है। और कई लेडीज़ तो ऐसी आई थी जिन्होंने सेम डे कीमो लिया हुआ था और दोपहर में रैंप वॉक करने के लिए आ गई थी। तो वो एटीट्यूड और ग्रेस। और आगे चल के और हमारे जैसे अभी हमने एक मैच लॉन्च किया, अभी ही इसमें जून में ही अभी हमने किया था, 14 जून को हमने लॉन्च किया क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें डॉक्टर्स जो कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन और डॉक्टर्स हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, पेशेंट क्रिकेट खेलेंगे, मीडिया क्रिकेट खेलेगी। इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट टू मेक पीपल अवेयर दैट कैंसर इज़ क्यूरेबल, कैंसर से डरना नहीं है। और वो अवेयरनेस का मैसेज लेके हम पैन इंडिया जाने वाले हैं। अभी जल्द ही हमारा एक और मैच अनाउंस होने वाला है, और आगे चल के हम वुमेंस टूर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर्स रहेंगी ना, उनको कोचिंग भी दी जाएगी और उनको खिलाया भी जाएगा। तो अपकमिंग लिस्ट इज़ टू गुड टू गो फॉर। स्पोर्ट्स में एक्टिव कर रहे हैं लोगों को हम ज़्यादा, क्योंकि जितना आप एक्टिव है, हेल्दी हैं, उतना आप इन चीज़ों से दूर होते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, काफ़ी कुछ कर रही हैं आप। लिस्ट बहुत बड़ी है, उसे लेके बैठेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। तो मैं अंत में ये चाहूँगी कि जो आपके साथ जो मरीज़, जो पीड़ित नहीं जुड़े हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दीजिए कि वो खुद को कैसे मेंटली स्ट्रांग रखे और अपने फैमिली को भी कैसे वो सपोर्ट करे। क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि जैसा आपके मामले में कि आपके परिवार उस टाइम में टूट गए होंगे, आपके हस्बैंड अरे रिपोर्ट देखा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए होंगे, बच्चे नर्वस हो गए होंगे, लेकिन आपने उन्हें ऐसा किया कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, बस जीवन जीना है, खुश हैं। तो इस तरह से आप उस पेशेंट को भी मैसेज दीजिए जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, आपको नहीं जानती हैं, लेकिन इस वीडियो को देख के वो खुद को मोटिवेट करें। एक तो मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ को, जो भी होता है उसको पॉजिटिव में लेना सीखिए। ये नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, रीज़न, उसके पीछे का रीज़न कि आप क्यों चुने गए हैं उसके लिए। जब वो कारण देखेंगे तब आपको अलग उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। मैं कैंसर को लेकर रोती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं कैंसर को धन्यवाद देती हूँ, सच में। ऐसे नहीं कि ऑन मीडिया, मेरे हमेशा ये चीज़ों में रहता ही है कि कैंसर मुझे हुआ तब मैंने जाना कि मेरी क्षमता क्या है, तब मैंने जाना कि मेरी फाउंडेशन की क्षमता कहाँ तक जा सकती है, हम क्या कर सकते हैं। तो कैंसर ही वो सोर्स है जिसने मुझे आगे जीने की और रास्ते दिखाए। तो जब कोई फुल स्टॉप आता है ना, जैसे कैंसर आ गया तो लोगों को लगता है फुल स्टॉप लग गया। वो फुल स्टॉप ख़त्म का नहीं है, वो फुल स्टॉप इसका है कि अब यहाँ से तुमको अपना अलग चैप्टर एटीट्यूड और ग्रेस के साथ शुरू करना है, जो दुनिया के लिए एक अलग नया चेहरा तुम्हारा लाएगा। सो वैसे रहना है। और बाकी डिटेल्स में मैं इनफैक्ट हमारा स्कैनर QR कोड जो है हमारे पेज का, हमारे इंस्टाग्राम का, मैं शेयर कर दूंगी आपको, तो दे कैन फॉलो एंड दे कैन व्यू मैनी वीडियोज़ लाइक सच। हमारे वॉरियर्स के टेस्टिमोनियल्स आते हैं और काफ़ी अपडेटेड एक्टिविटीज़ या डॉक्टर के कुछ अवेयरनेस वीडियोस रहते हैं, हम शेयर करते रहते हैं। तो दे कैन फॉलो एंड दे कैन सी व्यू द थिंग्स। मैम एक और सवाल था कि अगर आपके PMK फाउंडेशन से कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे कनेक्ट होंगे, आपके सोशल साइट्स क्या हैं और क्या भी? एक तो हमारे वेबसाइट पे वो जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं वेबसाइट आपको डिटेल्स दे दूँगी। सो वो है, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे उनको हर तरह के वीडियोस दे कैन व्यू, मोटिवेशनल हैं, हमारे पेशेंट के रिव्यूज़ हैं, दे कैन हैव अ लुक ऑन दैट। और काफ़ी अपडेटेड ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें भी उनको डॉक्टर्स के इंटरव्यू के ज़रिए उनको सुनने और देखने मिल सकती हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वो हमारे साथ हो सकते हैं। हमारा PMK का व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, एंड अकॉर्डिंगली
you can approach. तो फ्रेंड्स, जो भी पीएमके फाउंडेशन से रिलेटेड सोशल मीडिया साइट्स हैं या जो भी है, वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन के साइट्स को आप फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर यूट्यूब है तो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हो सकता है कि आप अपने आस पड़ोस या कहीं भी किसी को भी इनके थ्रू आप हेल्प कर दें, तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप भले फाइनेंशियल ना करें, मेंटली ना करें, लेकिन एक सपोर्टिव सिस्टम अगर आप उन्हें दे देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा किसी के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर करें, पीएमके फाउंडेशन को भी ज़रूर आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूँ, बट इतना ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाएं, ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोग देखें और ख़ुद को मोटिवेट करें। न सिर्फ कैंसर बल्कि हर घर में किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी छोटे मोटे फिज़िकल प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं और वो मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो मोटिवेट हो और खुश रहें, जीवन जीने की प्रेरणा नैना कनन से लें। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप कितने मोटिवेट हुए। और इसी तरह के और भी मोटिवेशनल गेस्ट से मिलते रहने के लिए ऑन टीवी ओपन टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।